हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो इसी काम की व्यस्तता से चलिए सुनिए हमारी स्टोरी दिल की आवाज़, अरेंज मैरिज एंड पार्ट 44 आई थिंक। चलिए स्टोरी से शुरू करेंगे, इधर उधर की बकवास नहीं करेंगे। और स्टोरी के लास्ट पार्ट में क्या सुना था प्लीज़ आके स्टोरी पे ही सुन लीजिएगा। बस सुनाने से पहले एक बार जरूर कहूँगी, प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए और हाइप की बटन भी दबाइए। नहीं अच्छी लग रही है तो कोई नहीं, सुन लीजिए। अगर आपके कानों में दर्द ना हो रहा हो और मेरी आवाज़ सुन के आपके कानों से खून ना निकले तो बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर स्टोरी अच्छी ना है तो कमेंट भी कर दीजिए ताकि मैं कुछ और भी उसमें अपने इमोशंस को और ज़्यादा ऐड कर सकूँ। इतना ही कहना था। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। जी हाँ, मान्या के हाथ में वो डॉक्यूमेंट थे जिससे कंपनी की हालत साफ दिख रही थी। वो सिर्फ लंदन की कंपनी ही नहीं, इंडिया की कंपनी में बहुत सारे लॉस हो चुके थे, इलीगल डील चल रही थी और उसके कंट्रोल मान्या के हाथों से खो चुके थे। और जब अगला डॉक्यूमेंट दिखती है उसके तो रूह कांप जाती है। हाँ, रूह कांप जाती है क्योंकि अगले पेपर में ही पता चल रहा था कि उसकी सिस्टर की हालत क्या हो चुकी है आफ्टर डेथ। सिस्टर को कैसे अपने ही पूरे राजपूत इंडस्ट्री के अंदर एक नौकर की तरह रखा गया था। उसके कैसे अंकल लोगों ने उसकी ही चीज़ों को हड़प के उसकी बहन के साथ कितना दुर्व्यवहार किया हुआ है। ये देखते ही उसकी आँखों के जैसे खून उतर आया हो। वो डिसाइड करती है, नहीं मुझे इंडिया वापस जाना होगा। मेरी वजह से मेरी बहन आज इस हालत में है। लेकिन क्या मान्या को पहले नहीं पता था कि उसकी बहन है? या जब ये नोटिस आई तब पता चला कि उसकी बहन है? और क्या आसी अपनी कंपनी में अपने खिलाफ की है? नहीं, आसी ने हक मांगा है अपनी कंपनी में, क्योंकि लीगल एडवाइजर अभी भी हमारी मान्या ही है। बट क्योंकि देख रेख उस वक्त कोई और करा था, इसकी वजह से उसने केस किया था ताकि मान्या सामने आ सके। इधर मान्या अपनी आंखों को साफ करते हुए पूछती है, इस बार मैं खुद को नहीं रोकूंगी। बिना उसने डिसीजन लिया मुझे वापस जाना ही होगा। इधर उसने फ़ोन निकाला, एक फ़्लाइट बुक की और शाम की उसको फ़्लाइट मिल जाती है। इधर वो अपने जैसा बताया था कि होटल गई थी, सारी चीज़ उसकी पैक थी, वहाँ से अपना सामान लिया और बिना रूरू को बताए, ना कोई मैसेज ना कुछ किए, वो चुपचाप वहाँ चली गई। अभी वो रूरू को कुछ नहीं बताना चाहती थी क्योंकि उसे आभास हो चुका था कि रूरू उसी के खिलाफ कुछ ना कुछ तो साजिश कर रही है। लेकिन क्या रूरू को नहीं पता मान्या चली गई है? हाँ, इधर मान्या सब कुछ करते हुए शाम को फ्लाइट के पास निकल जाती है एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट में जब वो फ्लाइट बैठती है उसकी नज़रें बाहर ही थी, डाउट था, साइलेंट था, सब कुछ था, लेकिन खुद से कहती इस बार मैं खुद सब ठीक कर दूँगी। मेरी बहन को मेरी वजह से जो तकलीफ़ सहनी पड़ी है, माँ मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं उसका हर एक बदला ज़रूर लूँगी। दूसरी तरफ रूरू अभी भी ऑफिस में थी, लेकिन जैसे ऑफिस में उसे पता चला कि हाँ मान्या जा चुकी है, उसका चेहरा सख्त हो गया। तो आखिर चली ही गई। वो हंसी, ठीक ही है, मुझे पूरा कंट्रोल तो यहाँ का मैं ही लूँगी। वो मान्या को मैसेज करती है लेकिन मान्या कॉल नहीं उठाती, फ़ोन करती, फ़ोन नहीं उठाती। वो समझ चुकी थी कि मान्या इस वक्त फ़ोन नहीं उठाएगी, लेकिन उसके चेहरे पे अलग से स्माइल थी। हाँ, जैसे उसने कुछ और बना रखा है। वो हंसती है और एक वो ठंडी हंसी, ऐसे नहीं, बहुत ख़तरनाक हंसी थी। वो कहती कोई बात नहीं, फ़ोन उठाती है और प्लान भी शुरू करती है। उसकी आँखों में, रूरू की आंखों में साफ दिख रहा था कि हाँ उसको, रूरू की नज़र में सिर्फ ये था कि उसे उस कंपनी का पूरा कंट्रोल हाथ में चाहिए, उस कंपनी का पूरा भागदौड़ उसके हाथ में हो। वो मान्या को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती थी। अब रूरू का क्या मान्या से था वो तो हम आगे पता चलेगा, लेकिन रूरू जिस तरह से जाल बुन रही थी वो शायद मान्या के लिए खतरनाक था। जी हाँ, कहते हैं ना, कभी कभी वापसी सिर्फ घर लौटना नहीं होता है, वो अपने लिए एक नए किए गए कर्मों का नतीजा, ये कह सकते हो, उसका सामना करने के लिए भी इंसान को वापस आ सकता है। हो सकता है मान्या को कुछ यही चीज़ें रह गई हैं। जैसे ही मान्या के कदम
फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। मान्या के कदम भारत की ज़मीन पर पड़ते हैं, एक अलग सा एहसास होता है। ऐसा नहीं कि मान्या उस जगह को महसूस या नहीं जानती है, सब कुछ था, लेकिन होता है ना जब एक हम बहुत से टूट चुके हों, बहुत बार टूटे हुए हों, और फिर वो अपनी मातृभूमि में जाता है ना, उस पर पैर रखता है, उसकी एक अलग ही एहसास होती है। वो मान्या फील कर रही थी, जैसे वो 1 साल बाद से मिस कर रही थी, जिस सुकून को वो तलाश कर रही थी वहाँ पे, उस सुकून को जो नशे में ठो वो यहीं पे था। हवा, मिट्टी की खुशबू, सब अपना सा एहसास लगा था, जिसे लग रहा है कि नहीं, अपना यहाँ कोई है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, वो कुछ नहीं कहती है, बस वो हल्की सी नमी वो बयां करने के लिए था कि करीब 1 साल बाद जब मान्या को पहली बार थोड़ा सा सुकून मिला है रीवा के जाने के बाद, लेकिन ये सुकून ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं था। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलती है, जी हाँ, बाहर फ्लैश कैमराज, मीडिया, अलग अलग के लोग भीड़ मचाए हुए थे। कहते हैं ना, बड़ा होना भी खतरनाक होता है। हम पल भर के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को भी शेयर नहीं कर सकते हैं। कुछ मान्या के साथ भी वही चीज़ें थी वो शांत थी वो, लेकिन क्या उसकी लाइफ उसकी थी? नहीं। सेलिब्रिटी की लाइफ कभी भी सेलिब्रिटी उसकी नहीं होती है, चाहे वो अच्छा करे तो और ख़राब करे तो। मीडिया में सामने आना तो ज़रूरी है। जी हाँ, अचानक मीडिया के कैमरे जब उसके सामने आ गए, 1 साल बाद वो किसी रिपोर्टर्स उनके सामने कर रही है, और रिपोर्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं और तरह तरह की बातें। मान्या एकदम ब्लैंक थी। रिपोर्टर चारों तरफ से घेरे हुए थे, सब चिल्लाते थे, मिस मान्या स्टेटमेंट दीजिए प्लीज़, एक स्टेटमेंट प्लीज़ मिस मान्या। लेकिन मान्या वहाँ पे अकेली थी, ना कोई उसकी टीम थी, ना कुछ। वो सब कुछ इन सब से बहुत दूर हो चुकी थी 1 साल में। इन सब चीज़ों की उसे आदी ही नहीं थी, वो सिर्फ नशे में धुंध वाली मान्या थी। सवालों की बौछार, क्या आपकी कंपनी की हालत आपकी वजह से है? भाई, क्या आपकी कंपनी इलीगल बिजनेस में शामिल है? क्या राजपूत इंडस्ट्री के फ्रॉड में इन्वॉल्व हो गई है? मान्या बस वहीं खड़ी इन सब चीज़ों को सुन रही थी। अचानक उसके सर में बहुत दर्द होने लगता है। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था, ना रिएक्ट, बस चुप। आंखों में शौक नहीं था, बस एक गिल्ट था, और यह कह सकते हैं कुछ एक्सेप्टेंस। शायद ये सब वो डिजर्व करती है। उसे धीरे से उठाया, मीडिया की तरफ देखा, लेकिन वो भागी नहीं, वो खड़ी थी बिना जवाब दिए, जैसे वो अभी भी खुद को तैयार कर रही है। खुद को तैयार कर रही है। उसी वक्त ये सारी न्यूज़ जो लाइव चली थी, कोई ये सब लाइव न्यूज़ दिख रहा था। सामने मान्या खड़ी थी, रिपोर्टर्स के एक से एक सवाल, एक जवाब, और उसकी हालत, उसकी खामोशी। कैमरा जूम होता है। वो लड़की आशी, भाई जैसे आशी का नाम आता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आता है। लेकिन आशी भी उसको देख रही थी न्यूज़ पे। आपकी इंडस्ट्री की, आपकी फैमिली का क्या हुआ? आपकी फैमिली में अब कोई ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है? कुछ बताइए मानिया जी, प्लीज़ एक स्टेटमेंट दीजिए। आशी देख रही थी, रीवा भी देख रही थी, लेकिन रीवा अपने आप को बहुत सख्त किया था। वो पहले जैसी नहीं थी, उसके अंदर गुस्सा था, डर था, लेकिन वो शांति से बस देख रही थी। एक तरफ मान्या का सच सामने करने का वापस आ चुकी थी, दूसरी तरफ आशी उसको देख रही थी, और तीसरी तरफ रेणुका तैयार थी मुंह लेने के लिए। आशी खुद नहीं जाएगी मान्या के पास, क्योंकि आशी ने कहा था कि मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। तो क्या मान्या आशी से मिल पाएगी? और क्या होगा जब मान्या और रेणुका की मुलाकात होगी? क्या मान्या पहचान पाएगी रेणुका को, या ये सब तो हम अभी आगे स्टोरी में ही जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या मान्या उन सब मीडिया का सामना कर पाएगी? ये सब अभी आगे रहेगा। मीडिया का शोर अब जब गूंज रहा था, कैमरा सवाल और सब प्लस, कहते हैं ना, जब हम किसी चीज़ से बहुत दूर हो जाते हैं ना, और अचानक वो चीज़ हमारे सामने आ जाए, तो सर में एक अजीब सा दर्द होता है। और बीच में थी हमारी मान्या, कुछ उसके साथ भी यही हो रहा था। वो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन अचानक उसका जैसे सिर उसने पकड़ लिया बहुत तेज़ से, और तेज़ से सदर में आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था। आवाज़ें जैसे दूर से सुनाई देने लगी, सब उसको आसपास सब घूम रहा था। मीडिया अब चिल्ला रहा था, मिस मान्या जवाब दीजिए, मिस मान्या। लेकिन अगले पल
मान्या का शरीर जैसे लड़खड़ा गया और वो बेहोश होकर गिर गई। तभी एकदम से हड़कंप मच गया। कैमरा बंद हुआ, एम्बुलेंस बुलाया, लेकिन उसी भीड़ को चिढ़ते हुए एक पुलिस साइड। सबकी नज़र सारिका मल्होत्रा पे तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी। आंखों में एक अलग ही एजेंसी थी। वो सीधे मान्या के पास पहुंची, झुककर, पल्स, टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत मीडिया देखिए, प्लीज साइड हो जाइए। उसकी आवाज़ एक स्ट्रॉन्ग थी। कुछ लोग पीछे हट गए। इधर रेणुका उसको उठाती है सारिका उसको उठाती है। सारिका ने मान्या को संभाला, उसे उठाया और अपने कार के पास ले आई। केयरफुली उसे सीट पर बैठाया और सीट लॉक की। डोर बंद करने से पहले उसने एक तरफ देखा, जिसे कोई पुरानी कहानी फिर से सुनी हो। लेकिन ये सब मीडिया के न्यूज़ में कैद हो रहा था। दूर टीवी पे जब दूर खड़ी सब देख रही थी रेणुका, उसकी आंखें नम थी, दिल जैसे जोर से धड़क चुका हो। हम जब किसी से प्यार करते हैं ना, और प्यार से उस शख्स से, जब भले ही हम कितना भी नफरत क्यों ना कर लें, लेकिन सच्चा प्यार एक बार जब सामने होता है ना, तो दिल में एक अजीब सी टीस होती है। एक दिल में एक अलग सा एहसास होता है। वो प्यार नहीं, वो एक जज्बा होता है जो दिल कहता है हाँ, यही वो शख्स था जिसके लिए मैं पहली बार धड़का था। यही वो शख्स है जिसके लिए मैंने सारे एहसास फील किए थे। लेकिन उसके होठों में बस यही निकला। इतने दिनों बाद जब उसने मान्या को देखा, उसकी हालत को देखा, उसका चेहरा, ये वो मान्या नहीं थी जो हुआ करती थी। रेणुका की आंखों से न जाने कैसे ही आंसू तो गिर जाते हैं, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाए। तुमने ये क्या हालत कर रखी है अपनी। तुम्ही ने तो मुझसे अपने आप को दूर किया था, और तुम ही आज ऐसी। बस इतना ही कहती है। इधर सारिका की कार बहुत दूर चली जाती है, उसे हॉस्पिटल ले जाती है और बस वहाँ पे छोड़ देती है। करीब 1-1.5 घंटे बाद मान्या को जब होश आता है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है। सामने डॉक्टर्स थे, बाकी और कोई नहीं था वहाँ पर। ये देख के वो थोड़ा सा अपने आप को होश में उठाती है। डॉक्टर, आप लेटी रहिए मिस, तो मुझे यहाँ कौन लाया ना, कोई नहीं, बस इतना ही। वो जैसे रहते हैं थोड़ा सा लेटे हैं और बस हॉस्पिटल के कोने बेड पर मान्या लेटी हुई थी। वो सोच रही थी उसे यहाँ कौन लाया, लेकिन उसे भी याद आता है मीडिया थी, किसी ने तो हेल्प कर ही दी होगी। रेणुका और आसी दोनों ही एक ही घर में थे, क्योंकि आसी अब रेणुका के साथ ही रहती थी। दोनों कमरे में बैठे थे, न्यूज़ दोनों ने देखी थी। आसी रेणुका की तरफ देखते हुए कहती है, भाभी तभी दी कितना चेंज हो गई है ना, तभी बहुत ज़्यादा। अब वो पहली वाली मान्या नहीं लग रही है। उन्होंने अपनी हालत कितनी ख़राब कर रखी है, क्या आप उन्हें माफ़ करोगे। तभी रेणुका कहती है, बच्चा वो सब बात की बात है, पहले हम अपने केस फोकस कर लें। वो कहती है, तभी रेणुका का फ़ोन बजता है। स्क्रीन पे सारिका दी के नाम से शो कर रहा था। जी हाँ, रेणुका कॉल होती है। हाँ हेलो, इधर दूसरी तरफ से, तैयार हो जाओ, ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। भाई जैसे ये कहती है, रेणुका चुप थी तभी, लेकिन एक सवाल, उसकी आवाज़ और गहरी रहती है, क्या तुम मान्या के लिए लड़ोगी या नहीं। अब रेणुका अपनी आंखें पहले बंद करती है। उसे वो फ्लैश याद आता है जब मान्या हंस रही थी, उसका जब दिल तोड़ा था। मान्या कैसे कहती, मैंने अपना बदला ले लिया। तभी जिसे ये सवाल उसे कानों में नहीं, उसके दिल में गूंज रहा हो, तभी रेणुका कहती है, नहीं, मैं आशी के लिए लड़ूंगी, इतना ही, और कॉल कट कर देती है। कमरे में एक अलग सन्नाटा था। आशी ने फिर पूछा, भाभी। रेणुका उसकी तरफ देखी, क्या आप दीके पर वापस जाओगे। रेणुका कुछ सेकंड चुप थी। ये सवाल नहीं था, ये एक अजीब सा था जो दिल में दर्द फैला रहा हो। फिर उसने धीरे से सलाह, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और उनसे मेरा कोई नाता नहीं है। आशी भाभी, अगर आपका नाता नहीं है तो मेरा भी नहीं है। लेकिन दोनों की आंखों में आंसू थे। पर दी बहुत प्रॉब्लम है शायद। रेणुका उसको हक कर लेती, बच्चा उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए ही तो उन्हें यहाँ लाया गया है। कुछ बोल नहीं पाई थी, बस दोनों ही लड़ रहे थे। जिसे एक छोड़ दिया, दूसरे जिसे अब वो पुकार रही है खिड़की की तरफ। बाहर देखते हुए रेणुका आशी को हक की हुई थी, बस एक अलग ही नज़र
रिश्ते ख़त्म हो सकते हैं लेकिन जिम्मेदारियाँ नहीं। आशी बस उसके सीने से लगी हुई, भाभी आई नो, लेकिन प्लीज़ एक बार चांस जरूर दीजिएगा, अगर आपका मन करे तो। मैं उसके लिए नहीं, मैं सही के लिए लड़ूंगी। ये कहते हुए वो आशी को हक थी। जब दिल और दिमाग टकराते हों तो इंसान को चुनना पड़ता है कि प्यार सही है क्या नहीं सही है। ये सब चीज़ें हमें झेलनी पड़ती हैं हर समय, हर रात, हर दिन, क्योंकि दिल और दिमाग कभी एक जैसा नहीं बोलते हैं। किसी चीज़ पे दिल राज़ी होता है तो किसी चीज़ पे दिमाग राज़ी होता है, और उस लड़ाई में एक इंसान जो होता है, तकलीफ़ होता है, वो होता है खुद, जिसके अंदर ये सारी सवालें चल रही हों। लेकिन हॉस्पिटल का सीन क्या था? हॉस्पिटल का सीन भी बहुत ही डरावना, ये कह सकते हैं एक अजीब सा था, क्योंकि हॉस्पिटल में मान्या तो थी लेकिन मान्या के पास कोई नहीं था। लेकिन क्या मान्या के ऊपर कोई नज़र रख रहा था? जी हाँ। ये सब होते होते करीब रात के 8 से 9 बजे के बीच में, हाँ, हॉस्पिटल में आईसीयू जैसे शांत था, मशीनों की आवाज़ सिर्फ चल रही थी। मान्या अपने उसी हॉस्पिटल के रूम में लेटी हुई थी, चेहरा फीका था, आंखें बंद थीं। लेकिन अचानक कॉरिडोर में एक हल्की सी रोशनी और कमरे के बाहर एक साया खड़ा था जो अंदर नहीं गया था। सिर्फ बाहर खड़ा होके शीशे से ही न जाने क्यों उस पर कांच के दरवाजे से उसे देख रहा था। उसकी नज़रों में कुछ था, कुछ दर्द, कुछ अपनापन, या कह सकते हैं पछतावा। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से गेट खोलता है, बहुत धीरे, बिना आवाज़ किए वो अंदर आता है। मान्या के पास जाकर सिर्फ बैठते हैं, बस उसे एकटक देख रहा था, जैसे उस चाह रहा हो कि उसे अपनी आंखों में बसा ले। कुछ देर कुछ कहना चाह रहा हो, उसके हाथ कांप रहे हो। वो आगे बढ़ते हैं लेकिन छूते नहीं हैं, दूर से ही उसके फॉरवर्ड पे एक लाइट सी किस। फिर उसके बाद अचानक जब वो कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिर जाती है और सीधे मान्या के हाथ पे गिरती है। वो खुद भी शायद नहीं समझ पाई, लेकिन एक आंसू ने सब कुछ था, प्यार, दर्द, रिग्रेट, बहुत कुछ। और वो जल्दी से खुद को संभाली और संभालते हुए एक आखिरी बार देखा और चुपचाप वहाँ से बाहर चली गई। लेकिन कौन थी वो? क्यों आया और क्यों बिना कुछ बोले चला गया? किसी को कुछ नहीं पता था। सडनली कुछ पल बाद मान्या की उंगलियां हिलती हैं, उसकी सांसें तेज थी और अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उस आंखें खुलने में जैसे उसे याद आया, वो कहाँ है? हाँ, वो कहाँ है? सुबह जो दर्द हुआ था उसके बाद शाम को ही उसको होश आया था। वो कहाँ है उसे खुद नहीं पता, वो कंफ्यूज है। आसपास जब नजरें घुमाई तो नजरों घुमाने से पता चला कि हाँ, वो मान्या पूरी तरह कंफ्यूज। उससे अचानक याद आता है कि वो तो एयरपोर्ट पे थी, फिर यहाँ, और जैसे थोड़ा सा उठने को उसके हाथ थोड़ा गीला सा था। उसे धीरे धीरे जब अपने हाथों को देखा, हाँ, तो वहाँ एक दो बूंद पड़े थे आंसू के। जैसे किसी होने का एहसास हुआ, जैसे खुद से कहती है कोई तो था यहाँ पे, कोई तो था, लेकिन उसके लिए यहाँ पे रोने वाला कौन था? कौन होगा जो उसके लिए रोएगा? क्योंकि मान्या का एक साथ से तो कोई कनेक्शन भी नहीं था। कॉरिडोर खाली, बस एक अजीब सन्नाटा, और मान्या के दिल की धड़कनें बहुत तेज। वो आंसुओं को जब अपने उंगलियों पे लेती है, उसे एक अजीब सी फील आती है। उसे अचानक सडनली रीवा की याद आ जाती है। तो क्या रीवा यहाँ है? मान्या सोचती है, क्या वो मेरे से मिलने आई? कहते हैं कुछ लोग बिना देखे भी हमारी ज़िंदगी में अपनी पूरी मौजूदगी छोड़ देते हैं, और ये रियलिटी है। हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से दिन भर में बात होती है, लेकिन कुछ लोगों की एहसास ज़िंदगी भर रहता है। मान्या के लिए रीवा का एहसास बिल्कुल वही था। मान्या जल्दी से अपने बेड से खड़ी होती है, बाहर आती है, पर क्योंकि पानी अभी सूखा नहीं था, यानी कि कोई अभी कर गया, वो कॉरिडोर में इधर देखती है, लेकिन उस वक्त पूरा कॉरिडोर खाली था। एक अलग सा सन्नाटा था उसके अंदर।
मान्या वापस रूम में आती है, बैठती है और आंखें बंद करती है। आंखें बंद करते ही उसे रीवा का चेहरा आ जाता है। वो हसीन पल याद आते हैं जो उसने रीवा के साथ बिताए थे, और वो बंजर समय भी याद आता है कि कैसे मान्या ने खुद रीवा का दिल तोड़ा था, कैसे उसको सबके सामने बेइज्जती भी की थी, कैसे उसने उसे बोला कि ये सब एक खेल था, उसको एहसास दिलाया, उसको पहले तो इतना प्यार करवाया और फिर लास्ट में रीवा रो रही थी लेकिन मान्या हंस रही थी। जैसे वो याद आता है वो अपने आप को न जाने क्यों 2-3 गाल पे देने लगती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी, मुझे नहीं ये ईगो, वो अपने दिल पे हाथ रखती है और खूब मारती है। क्यों तूने ऐसा किया? ये ईगो करके तू क्या करेगा? देख तेरे ईगो के चक्कर में आज मैं अकेली हूँ, देख कहाँ से कहाँ आ चुकी हूँ। वो अपने को करती है। नहीं, मान्या तो ऐसी नहीं थी। हाँ, तो क्या अंजलि की कहानी झूठी थी? क्या सच में अंजलि कोई नहीं थी? ये सिर्फ एक भ्रम था? या मान्या फिर से एक और अंजलि को खोने वाली थी? ये तो इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट पार्ट में, लेकिन और इंटरेस्टिंग पार्ट होगा जब ये दोनों सामने होंगे। क्या रेणुका पहचानेगी मान्या को, या मान्या रेणुका के पास मिलेगी? तो क्या रिएक्शन होगा? ये सब जानने के लिए एपिसोड बने रहिए। एपिसोड अब और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर ने भी कहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी थोड़ा इस बार जो झटका दूँ तो लॉन्ग दूँ, यानी लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। टाइम मेरे पास बहुत लिमिट रहता है, किसी तरह काट पीट के थोड़ा थोड़ा काम करके मैं अपना ये रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए। बाकी स्टोरी कैसी क्या है वो लोगी। और हाँ गाइस, मैं दूसरे चैनल की जो स्टोरीज़ है हाँ उसको भी सुन सकते हैं और वहाँ पे भी अपने राय एंड कमेंट दे सकते हैं। मिस स्टोरी राइटर के नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पे जाके स्टोरी सुनिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और इन्जॉय कीजिए हैप्पीएस्ट मोमेंट। तो तब तक आप अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब हाई बटन दबाते रहिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं नए इसके अंदर एक्शन मोड डाल सकूँ। लव यू गाइस, टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।